हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, उनके प्रभाव। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया और उनके प्रभाव के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ओटीटी। ओटीटी क्या होता है? ओटीटी का पूरा नाम है ओवर द टॉप। ये प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? डिजिटल सेवाएं होते हैं। वैसे तो आपने काफी ज्यादा देखा होगा, जैसे हमारे डिज्नी हॉटस्टार होता है या फिर हमारे नेटफ्लिक्स होते हैं, ये सब हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं। ओटीटी का पूरा नाम है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो ये हमारी डिजिटल सेवाएं होती है जो हमारे पारंपरिक केबल टीवी या फिर डीटीएच कनेक्शन उनको दरकिनार करते हुए, उनको साइड में हटाते हुए सीधे इंटरनेट के माध्यम से, सीधे क्या करती है, इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को फिल्म, वेब सीरीज, ऑडियो और टीवी शोज प्रदान करती है। क्या करती है? हमारे वेब सीरीज, फिल्म, ऑडियो और टीवी शोज प्रदान करती है। कानूनी परिभाषा के अनुसार देखें तो भारत के आईटी नियम 2021 के तहत देखें तो इन्हें ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है, मतलब ओसीसीपी भी कहा जाता है। किसके अनुसार? आईटी नियम 2021 के अनुसार देखें तो इन्हें ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, ओडब्ल्यूसीपी भी कहा जाता है। बाजार में इनकी स्थिति की बात करें और मैक्स रिपोर्ट की, तो भारत में लगभग 481 मिलियन लोग, मतलब कुल आबादी का 34% लोग ओटीटी का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारे 102 मिलियन लोग इसके लिए पैसे, मतलब पेड सब्सक्रिप्शन देते हैं। कितने? 102 मिलियन लोग तो क्या कहते हैं, इसके लिए पैसे भी देते हैं। और ये तेजी से बढ़ने वाले बाजार को दिखाता है कि ये बाजार काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के रूप में देखें, हमारे जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग में हमारे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, तो हमारे बहुत सारे वीडियो स्ट्रीमिंग के हमारे क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म है। बात करें ऑडियो म्यूजिक की, ऑडियो म्यूजिक की बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन से ओटीटी आते हैं? एक तो हमारे जैसे आता है स्पॉटिफाई, एक आता हमारे क्या एप्पल म्यूजिक। ये हमारे क्या है? हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म किसके? ऑडियो या म्यूजिक के। तो गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इसमें हमारे ट्विच और हमारे कौन से यूट्यूब है। कौन सा? ट्विच और हमारे यूट्यूब है, ये हमारे गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म कौन से? ओटीटी के। अब बात करेंगे हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उनकी कौन कौन सी तकनीकें, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले इसकी विशेषताओं की बात करें तो ओटीटी क्या होता है? ऑन डिमांड कंटेंट प्रस्तुत करता है। मतलब दर्शक अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी और कहीं भी, क्या दर्शक क्या अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी और कभी भी अपनी पसंद का शो देख सकता है। जैसे हमारा टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इनमें किसी पर भी अपनी पसंद का शो देख सकता है। तो इंटरनेट डिलीवरी की बात करें तो इसके लिए किसी छतरी, मतलब एंटीना या केबल की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे क्या ब्रॉडबैंड या इंटरनेट का या डेटा की आवश्यकता होती है। तो हमारे किसी भी छतरी या केबल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि किसकी जरूरत पड़ती है? हमारे ब्रॉडबैंड या इंटरनेट की डेटा की जरूरत पड़ती है। विविध कंटेंट की बात करें तो फिल्मों से लेकर वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री तक हर आयु और रुचि के लिए, जैसे हर आयु और रुचि के लिए कंटेंट इन पे मौजूद होता है। बात करें हम सब्सक्रिप्शन मॉडल की, तो पारंपरिक टीवी पर हमारे विज्ञापन देखने पड़ते हैं, एड्स देखने पड़ते हैं, जबकि हमारा ओटीटी पर मासिक या वार्षिक शुल्क देके बिना विज्ञापन के भी कंटेंट देखा जा सकता है। वैश्विक पहुंच की बात करें, ग्लोबल रीच की बात करें, तो हॉलीवुड से लेके साउथ कोरिया तक, क्या हॉलीवुड से लेके साउथ कोरिया तक का कंटेंट दुनिया भर में एक ही समय पर उपलब्ध हो जाता है। ये तो हमारे क्या था? पहला पार्ट देखा हमने कौन सा? इसकी विशेषताओं के बारे में। दूसरा पार्ट देखेंगे हम कौन सा? इसमें कौन कौन सी उन्नत तकनीकें संचालित की जाती है, इनकी बात करें, टेक्नोलॉजी बिहाइंड ओटीटी की। तो इसमें सबसे पहले काम आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो विशाल मात्रा में कंटेंट को इंटरनेट पर सुरक्षित करना। या विशाल मात्रा में कंटेंट को कहाँ? इंटरनेट मतलब क्लाउड पर सुरक्षित स्टोर करना, ताकि वो दर्शकों तक बिना रुके पहुंच सके। जैसे हमारे एडब्ल्यूएस, ये हमारे क्या क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है, किसमें? ओटीटी के अंदर। फिर सीडीएनएस की बात करें, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स की, तो जिस क्षेत्र में दर्शक है, क्या जिस क्षेत्र में दर्शक है उसी क्षेत्र के सबसे नजदीकी सर्वर से वीडियो भेजना, जिससे हमारे लेटेंसी या देरी कम होती है और वीडियो जल्दी लोड हो जाता है। इससे हमारे वीडियो जल्दी लोड हो जाता है और तुरंत वो चलने लगता है, जिसे हम सीडीएन या कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स कहते हैं। फिर अडेप्टिव स्ट्रीमिंग की बात करें तो ये तकनीक क्या करती है? उपयोगकर्ता की इंटरनेट स्पीड को भांप लेती है कि उपयोगकर्ता की इंटरनेट स्पीड कितनी है। एडेप्टिव स्ट्रीमिंग है, अगर इंटरनेट धीमा होता है तो ये अपने आप वीडियो की क्वालिटी जैसे 1080 से सीधा 480 पिक्सल पे कन्वर्ट कर देता है, ताकि वीडियो को बफर ना रुके, मतलब वीडियो बफर ना हो, मतलब वीडियो रुके नहीं, उसकी क्वालिटी कमजोर कर देता है। तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, चाहे क्वालिटी कमजोर है, इसे कहते हैं एडेप्टिव स्ट्रीमिंग। बात करें अगली जो तकनीक की, तो ये आती है हमारे को ना डीआर, मतलब डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट।
तो डीआरएम तकनीक की बात करें जिसे डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट कहते हैं। कोई भी व्यक्ति स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या डाउनलोड करके फिल्म की चोरी मतलब पायरेसी न कर सके, इसके लिए यहाँ पे सुरक्षा प्रणाली का उपयोग होता है कि जैसे कभी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हमारा हॉटस्टार को चालू करके। तो ये क्वालिटी होती है हमारी इसकी। अब बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बहुआयामी प्रभाव या इम्पैक्ट की बात करें तो पहला प्रभाव पड़ता है हमारा कल्चरल इम्पैक्ट। कौन सा इम्पैक्ट? कल्चरल इम्पैक्ट या सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो हमारे वैश्विक संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इसके जरिए हमारे क्या होता है, वैश्विक संस्कृति का आदान प्रदान होता है। मतलब भाषाओं की सीमा टूट गई है। इसके आने के बाद क्या भाषाओं की सीमाएं टूट गई। कोरियाई जो हमारे के ड्रामाज है, कोरियन ड्रामाज है और हमारे स्पेनिश शोज है, ये भारत में और भारतीय शोज विदेशों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डबिंग बहुत तेजी से चल रही है। स्थानीय कंटेंट का उभार की बात करें तो हमारे स्टेज जैसे हमारे हरियाणवी, हाँ, होइचोई जो हमारे बंगाली है, जैसे ऐप्स ने भी हमारे क्षेत्रीय कला, कलाकारों और मनोरंजन उद्योग को एक नया जीवन दिया है। तो हमारे बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे क्षेत्रीय रूप से भी बनने लगे हैं, जो क्या कर रहे हैं, स्थानीय कंटेंट का उभार का मतलब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिर सामग्री की अधिकता की बात करें, किसकी? सामग्री की अधिकता की बात करें तो कंटेंट इतना ज्यादा है, क्या कंटेंट इतना ज्यादा है कि दर्शक क्या अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि क्या देखें, जिससे निर्णय लेने में मानसिक थकान होती है। तो इसलिए हमारा क्या सांस्कृतिक प्रभाव है। तकनीकी और आर्थिक प्रभाव की बात करें तो सांस्कृतिक प्रभाव तो हमने देख लिया। अब तकनीकी और आर्थिक प्रभाव की बात करें, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की तो इंटरनेट की पैठ मतलब ओटीटी देखने की चाहत में और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की मांग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। किसकी? हमारे स्मार्टफोन्स की और हाई स्पीड इंटरनेट की मांग तेजी से बढ़ रही है। पारंपरिक मीडिया का नुकसान की बात करें तो लोग हमारे पारंपरिक केबल या डिश कनेक्शन को कटवा रहे हैं, मतलब कोड कटिंग कर रहे हैं, जिससे इन कंपनियां जैसे हमारे डिश टीवी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। फिर रोजगार के नए नए अवसरों की बात करें, कंटेंट प्रोडक्शन, डबिंग, अनुवाद और हमारे तकनीकी क्षेत्रों में हजारों नौकरियां इसके अंदर पैदा हो रही है। बात करें सामाजिक प्रभाव की तो सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे समावेशन मतलब इंक्लूजन। तो सब टाइटल्स और कई भाषाओं के विकल्प के कारण, सब टाइटल्स और कई भाषाओं के विकल्प के कारण हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के लोग, विशेष योग्य जन जो हमारे श्रवण बाधित है, ये भी हमारे शोज का आनंद ले सकते हैं। पारिवारिक गतिशीलता में बदलाव की बात करें तो पहले पूरा परिवार एक ही टीवी की पर साथ बैठकर शो देखता था। अब क्या पर्सनल स्क्रीन मतलब मोबाइल की वजह से परिवार के साथ समय बिताने की आदत कम होती जा रही है। तो हम एक अच्छी चीज देख रहे हैं, एक खराब चीज देख रहे हैं। बात करें हमारे व्यवहारिक और स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें, जिसे बिंज वॉचिंग कहते हैं। बिंज वॉचिंग की बात करें तो एक ही रात में पूरी सीरीज देखने की आदत से स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। मतलब जो एक वेब सीरीज होती है जो कई पार्ट्स में होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं एक ही बार में पूरी पूरी 8 से 10 घंटे की जो वेब सीरीज होती है उसको देख लेते हैं, जिससे क्या उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। फिर स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की बात करें तो अनियमित नींद, आंखों पर तनाव और मोटापा जो गतिहीन जीवन शैली है जैसी समस्याएं इसके आने से बढ़ रही है। पर एल्गोरिदम का जाल की बात करें, एआई एल्गोरिदम उपयोगकर्ता को वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है, जिससे व्यक्ति कंटेंट की लत का शिकार हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है और हमारे सामाजिक मेलजोल से वो कट जाता है, मतलब सोशल आइसोलेशन इसका हो जाता है। बात करें ओटीटी से जुड़ी हुई कौन सी चुनौतियां हैं, क्या ओटीटी से जुड़ी हुई चुनौतियां चैलेंजेस की बात करें तो इसमें सामग्री का विनियमन मतलब कंटेंट रेगुलेशंस या सेंसरशिप की बात करें तो पहली समस्या आती है हमारे सामग्री के नियमन की। तो टीवी और सिनेमा जो हमारे सीबीएफसी की तरह तो तरह ओटीटी पर कोई सख्त पूर्व सेंसरशिप लागू नहीं होती है। जैसे हमारे टीवी और सिनेमा में जारी करने से पहले क्या है हमारे सीबीएफसी की तरफ से हमारे पूर्व सेंसरशिप होती है, वैसे ओटीटी पर इस तरह की कोई पूर्व सेंसरशिप नहीं होती है। इसकी वजह से गालियों और अत्यधिक हिंसा, ये गालियों और अत्यधिक हिंसा और धार्मिक राजनीतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शोज जैसे हमारे तांडव वेब सीरीज आई थी, ये अक्सर विवाद के कारण बने रहते हैं। तो पायरेसी और प्राइवेसी की बात करें तो करोड़ों रुपए में बनी हुई फिल्में रिलीज होने के कुछ ही घंटों के बाद टेलीग्राम और टोरेंट वेबसाइट पर लीक मतलब पायरेट हो जाती है। साथ ही हमारे यूजर्स के व्यक्तिगत डेटा और बैंकिंग जानकारी की सुरक्षा हमेशा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनी रहती है। तो ये हमारी क्या चिंताएं हैं। अब हम देखेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी नियम की चुनौतियां, उनकी बात करें कौन कौन से नियम की चुनौतियां हैं। तो भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म का विस्तार बहुत ही तेजी से हो रहा है और उसे कानूनी और सामाजिक दायरे में रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। बात करें क्यों? क्योंकि तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। ओटीटी का बाजार कैसा है? तेजी से बढ़ता हुआ है। फिक्की ईवाई रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार देखें तो 2030 तक भारतीय ओटीटी बाजार 12.5 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। मतलब इसमें हर साल 28.6% की वृद्धि हो रही है।
उपयोगकर्ता की पहुंच हमारा 2024 में 45.8% थी, जो बढ़कर 2029 में हमारी कितनी 54.5% होने का अनुमान है उपयोगकर्ताओं की पहुंच। और इतने विशाल बाजार को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती का है। इतने बड़े विशाल बाजार को नियंत्रित करना बहुत बड़ी चुनौती है। बात करें मैं कंटेंट का नियमन और कंटेंट रेगुलेशंस की बात करें, तो ओटीटी पर भारत के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने, ओटीटी पर भारत के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने और आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री पहुंचने की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। सेंसरशिप और आयु प्रतिबंधों का सही से पालन न होना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या हमारे सेंसरशिप और आयु प्रतिबंध है, इनका सही से पालन न होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो समाज में विदेशी दुर्व्यवहार की बात करें, मार्केट मोनोपोली की, तो बाजार के 60 से 70% हिस्से पर केवल 3 विदेशी कंपनियां, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार का कब्जा है। आपसे याद रखेंगे, जिससे हमारे छोटे और क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म को नुकसान हो रहा है, मतलब असमान प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। फिर पारंपरिक फिल्म उद्योग के साथ असमानता, पारंपरिक जो हमारा फिल्म उद्योग है उसके साथ असमानता की बात करें, तो सिनेमा घरों और टीवी पर, सिनेमा घरों और टीवी पर आने वाली फिल्मों को सीबीएफसी मतलब सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना जरूरी है, लेकिन ओटीटी कंटेंट इस नियम से बच जाता है। इससे हमारे क्या पारंपरिक मीडिया और ओटीटी के बीच एक बहुत बड़ा कानूनी टकराव पैदा होता है। फिर संवेदनशील समूह की सुरक्षा की बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में और राज्यसभा में 2020 में इन्होंने क्या किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बाल अश्लीलता मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर, क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने तो 2018 में और राज्यसभा में 2020 में इन्होंने क्या किया, बाल अश्लीलता पर के प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की। किसके, ओटीटी पर। मानसिक स्वास्थ्य और लत की बात करें, किसकी, मेंटल हेल्थ की बात करें, तो केपीएमजी रिपोर्ट की बात करें, किसकी, केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो एक औसत भारतीय रोजाना हमारे 70 मिनट हफ्ते में 12.5 घंटे ओटीटी पर बिताता है। इससे युवाओं में चिंता, निराशा और कम आत्मसम्मान जैसी समस्याएं जन्म ले रही हैं। कौन कौन सी समस्या, हमारी चिंता, निराशा और कम आत्मसम्मान जैसी समस्याएं इससे जन्म ले रही है। फिर सामाजिक दबाव, नागरिक समाज के दबाव की बात करें, किसकी, नागरिक समाज के दबाव की बात करें, तो सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, क्या सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन की बात करें, तो जैसे संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओटीटी कंटेंट को नियंत्रित करने और सांस्कृतिक सटीकता बनाए रखने के लिए एक केंद्रीय निकाय मतलब सेंट्रल बॉडी बनाई जानी चाहिए। फिर कराधान और डेटा सुरक्षा की बात करें, किसकी, कराधान और डेटा सुरक्षा की बात करें, तो विदेशी ओटीटी कंपनियों पर टैक्स लगाने का सही मॉडल तय करना, क्या विदेशी जो हमारे ओटीटी कंपनियां उन पर टैक्स लगाने का सही मॉडल तय करना, और हमारे करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा को हैकर से, क्या करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा को हैकर से सुरक्षित रखना बहुत बड़ी नियम की बाधा है। अब बात करें सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए, तो सरकार ने इस बेलगाम कंटेंट और बाजार को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। बात करें कौन कौन से कदम है, पहला कदम आता है एमआईबी के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में शामिल करना। या एमआईबी के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की बात करें, तो वर्ष 2020 में भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, और अधिसूचना जारी करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज को, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज को हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अधिकार क्षेत्र में ला दिया था। अधिकार क्षेत्र की स्पष्टता की बात करें, तो टीडीएसएटी का फैसला, किसकी, टीडीएसएटी के फैसले की बात करें, तो हमारे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे हम टीडीएसएटी कहते हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है, इसलिए ये ट्राई की बजाय आईटी नियम 2021 मैती के तहत आएंगे। ये किसने बता दिया था, हमारे टीडीएसएटी को फैसला था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है, इसलिए क्या हमारे ट्राई की बजाय किसके अंडर आएंगे, हमारे आईटी नियम 2021 के अंडर आएंगे। तो प्रसारण सेवाएं और नियमन विधेयक की बात करें, प्रसारण सेवा नियमन विधेयक 2023 की बात करें, तो इस नए मसौदे का उद्देश्य टीवी, रेडियो, डीटीएच, आईपीटीवी और ओटीटी सभी को एक ही छतरी मतलब एकीकृत ढांचे के नीचे लाना था। ये तो हमारा प्रसारण सेवाएं नियमन विधेयक 2023। आईटी नियम 2021 की बात है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नया प्रावधान था। क्या ये हमारे क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रमुख प्रावधान था। भारत सरकार ने क्या कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिक संहिता नियम 2021 को लागू किया था। तो आपसे याद रखेंगे 2021 में भारत सरकार ने क्या, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिक संहिता नियम 2021 को लागू किया था, जिसे सॉफ्ट टच स्वनियामक ढांचा कहा जाता है। क्या, सॉफ्ट टच स्वनियामक ढांचा भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, इसके प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो पहला प्रावधान आता है कंटेंट वर्गीकरण और सुरक्षा। या कंटेंट वर्गीकरण सुरक्षा की बात करें, कंटेंट क्लासिफिकेशन की,
तो प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को आयु के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटना अनिवार्य है। जो भी हमारा कंटेंट होगा तो ओटीटी को क्या करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को आयु के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटना अनिवार्य है। और कौन बांटेगा, वो ओटीटी खुद बांटेगा। और 5 श्रेणियां कौन कौन सी, सबसे पहली कैटेगरी है हमारी यू। यू का मतलब यूनिवर्सल, मतलब सभी के लिए है। इसमें सुरक्षा नियम की बात करें, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। यूए बात करें तो 7+ बात करें 7 वर्ष उससे अधिक के लिए, तो माता पिता के मार्गदर्शन में इसे देखा जा सकता है। किसके, माता पिता के मार्गदर्शन में देखा जा सकता है। यूए 13+ की बात करें तो 13 वर्ष और उससे अधिक के लिए, ये हमारे क्या 13 वर्ष और उससे अधिक के लिए, तो पेरेंटल कंट्रोल इसमें अनिवार्य है। यूए 16+ की बात है, 16 वर्ष उससे अधिक की कैटेगरी, तो पेरेंटल कंट्रोल इसमें भी अनिवार्य है। आप इसे याद रखेंगे। ए का मतलब एडल्ट, मतलब केवल वयस्कों के लिए, तो आयु सत्यापन इसके लिए अनिवार्य है, मतलब एज वेरिफिकेशन इसके लिए अनिवार्य है। हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारे इसमें 5 कैटेगरियां बनाई गई थी। फिर अनुपालन और पारदर्शिता की बात करें, किसकी, अनुपालन पारदर्शिता की बात करें, मतलब कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी की बात करें, तो प्रत्येक बड़ी कंपनी को 3 मुख्य अधिकारी नियुक्त करने होंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां तो प्रत्येक कंपनी को 3 मुख्य अधिकारी नियुक्त करने होंगे। कौन कौन से, एक अधिकारी मैंने कौन सा, मुख्य अनुपालन अधिकारी, जैसे चीफ कंप्लेंट ऑफिसर कहते हैं। दूसरा हमारा कौन सा होगा, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन, मतलब नोडल संपर्क व्यक्ति, जो हमारे पुलिस से संपर्क के लिए है। और तीसरा हमारा रेजिडेंट शिकायत अधिकारी, मतलब रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होगा। तो 3 हमारे मुख्य अधिकारी होंगे जो प्रत्येक बड़ी कंपनी को नियुक्त करने होंगे। और उपयोगकर्ताओं की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की, उपयोगकर्ता की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट हर महीने प्रकाशित करनी पड़ेगी। ये हमारे अनुपालन और पारदर्शिता के बारे में। फिर बात करें हमारे कौन सा, डेटा संग्रह रिपोर्टिंग की। क्या हमारे डेटा संग्रह रिपोर्टिंग की बात करें तो कंपनियों को उपयोगकर्ताओं का रिपोर्ट कम से कम 180 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। क्या कंपनियों को उपयोगकर्ताओं का जो रिपोर्ट है ये हमारे कम से कम 180 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। यदि कोई सरकारी या जांच एजेंसी, तो सरकारी या जांच एजेंसी से हमारे सुरक्षा कारणों से कोई जानकारी मांगती है तो प्लेटफॉर्म को 72 घंटों के भीतर भीतर ये जानकारी देनी होगी। अब हम देखेंगे त्रिस्तरीय जो हमारा नियामक ढांचा है। त्रिस्तरीय नियामक ढांचे की बात करें, 3 टियर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म की बात करें तो ओटीटी कंटेंट को लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो उसकी शिकायत के समाधान के लिए 3 स्तर बनाए गए। कितने, 3 स्तर बनाए गए। कौन कौन से स्तर है, पहले स्तर की बात करें तो पहले स्तर की बात करें तो इसका नाम है प्लेटफॉर्म द्वारा स्वनियमन। ये पहले स्तर पे क्या, प्लेटफॉर्म के द्वारा स्वनियमन किया जाएगा। बात करें इसकी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे हमारा नेटफ्लिक्स है, इसका अपना, इसका क्या अपना शिकायत निवारण अधिकारी, क्या अपना शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत मिलने के 15 दिनों के भीतर, क्या हमारे शिकायत मिलने के 15 दिनों के भीतर उसका समाधान करेगा। टीयर 2 की बात करें, लेवल 2 की, स्तर 2 की, तो स्वनियामक निकाय होता है दूसरा लेवल पे। तो स्वनियामक निकाय सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती है। यदि उपयोगकर्ता स्तर 1 से असंतुष्ट है, जो हमारा उपयोगकर्ता है स्तर 1 से असंतुष्ट है, तो वह इस निकाय में जाएगा, हमारे किसमें, हमारे स्तर 2 में जाएगा। और इसकी अध्यक्षता हमारे कौन करेगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर सम्मानित व्यक्ति ही इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये थे हमारे स्तर 2। स्तर 3 की बात करते हैं, इसमें हमारे केंद्र सरकार आती है, मतलब ओवरसाइट मैकेनिज्म आता है। तो सबसे ऊपर का स्तर है एमआईबी, मतलब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा गठित एक अंतर विभागीय समिति की उन शिकायतों की सुनवाई करेगी। क्या, उन शिकायतों की सुनवाई करेगी जिनका समाधान पहले ही हमारे 2 स्तरों के द्वारा नहीं हो पाया। तो हमने देखा है कि हमारे 3 स्तर का हमारा क्या नियामक ढांचा है। पहले स्तर की बात करें तो इसमें प्लेटफॉर्म के द्वारा स्वनियमन किया जाएगा। दूसरे स्तर पर स्वनियामक निकाय बनाया जाएगा। तीसरे स्तर पर हमारा केंद्र सरकार देखेगी। अब हम देखेंगे, ये तो हमने ओटीटी के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे किसके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और उनके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सोशल मीडिया क्या होता है। किसके बारे में, सोशल मीडिया के बारे में बात करें। सोशल मीडिया क्या है, सबसे पहले परिभाषा देखें तो सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया उन इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म्स को कहा जाता है जहां हमारे दुनिया भर के लोग एक दूसरे से आके जुड़ सकते हैं और अपना कंटेंट, जैसे हमारा फोटो है, वीडियो है, विचार, ये बना सकते हैं और उनको साझा मतलब शेयर भी कर सकते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया। फिर बात करें हमारे पारंपरिक मीडिया बनाम सोशल मीडिया की बात करते हैं, टीवी या अखबार जो हमारा पारंपरिक मीडिया है उसमें केवल एक तरफा संचार होता है। जिसमें टीवी या अखबार होता है उसमें तो केवल एक तरफा संचार होता है जिसे आप केवल पढ़ते हैं या फिर देखते हैं। जबकि सोशल मीडिया में दो तरफा संचार, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहां आप अपनी राय मतलब कमेंट्स भी दे सकते हैं। बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कौन कौन से हैं, जैसे जनरल प्लेटफॉर्म की बात करें जिसमें हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात करें तो जैसे हमारे लिंक्डइन है जो हमारे कैरियर और जॉब के लिए है। फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियो की बात करें जिसमें हमारा टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स
और इंस्टाग्राम रील्स होती है। कम्युनिटी हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारे रेडिट और कोरा है, ये लोग क्या हमारे सवाल जवाब और चर्चा करते हैं। ये लोग हमारे क्या सवाल जवाब और चर्चा करते हैं। तो ये हमने प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के बारे में देखा। अब हम देखेंगे सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान की बात करें। तो सबसे पहले फायदे और सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है। तो वैश्विक संचार की बात करें तो इसने क्या भौगोलिक दूरियों को मिटा दिया है। अमेरिका में बैठा व्यक्ति भारत के व्यक्ति से तुरंत वीडियो कॉल करके मतलब व्हाट्सएप कॉल करके बात कर सकता है। कंटेंट का लोकतंत्रीकरण की बात करें जब अपनी बात कहने के लिए बड़े टीवी चैनल की जरूरत नहीं है। अब क्या हमारे अपनी बात कहने के लिए बड़े बड़े टीवी चैनलों की जरूरत नहीं है। इंटरनेट और स्मार्टफोन से किससे इंटरनेट और स्मार्टफोन से एक आम आदमी भी लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बना सकता है। फिर सामाजिक आंदोलन की बात करें तो यह दबे कुचले लोगों को आवाज देता है। ये हमारे क्या करता है दबे कुचले वर्गों को आवाज देता है। जैसे हमारे मीठू आंदोलन था जिसमें हमारे महिला उत्पीड़न के खिलाफ हमारे मीठू आंदोलन किया गया था। और हमारे ब्लैक लाइव्स मैटर कौन से ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन ने वैश्विक बदलाव लाया था। फिर सीधे संवाद की बात करते हैं आम जनता सीधे मंत्रियों अधिकारियों और पुलिस से ट्विटर के जरिए जुड़ सकती है और मदद भी मांग सकती है। ये तो हमारे क्या जो सांस्कृतिक प्रभाव थे। अब बात करेंगे आर्थिक प्रभाव की इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। तो मार्केटिंग में इसने क्रांति ला दी है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ छोटे छोटे व्यापारी भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए सस्ते में विज्ञापन कर पा रहे हैं। फिर नए नए रोजगार की बात करें तो हमारे यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल मार्केटर जैसे नए और बड़े करियर विकल्प पैदा हो रहे हैं। ई कॉमर्स की बात करें तो फेसबुक मार्केट प्लेस और इंस्टाग्राम शॉप्स के जरिए कि हमारे फेसबुक मार्केट प्लेस और इंस्टाग्राम शॉप्स के जरिए लोग घर बैठे सीधा सामान खरीद और बेच सकते हैं। तो हमने क्या ये देखा आर्थिक प्रभाव इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा। अब देखेंगे राजनीतिक भागीदारी के बारे में। किसकी राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो राजनेता सीधे मतदाताओं से जुड़ते हैं, अपनी नीतियों को जनता को समझाते हैं और युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हमारे 2014 के बाद से भारत में राजनीतिक चुनाव प्रचार हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ज्यादा हुआ है। अब हम देखेंगे सोशल मीडिया की चुनौतियां मतलब उसमें कौन कौन सी कमियां हैं या फिर नकारात्मक प्रभाव की बात करें। पहली दिक्कत आती है हमारे को से मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो इससे हमारे एडिक्शन मतलब लत होती है। डोपामिन की बात करें टिकटॉक और शॉर्ट्स पर लगातार वीडियो स्क्रॉल करने की जो लत लग गई है जिससे हमारा पढ़ाई काम और समय बर्बाद होता है। किससे हमारे स्क्रॉलिंग करने से। फिर अवास्तविक सौंदर्य मानक की बात करें क्या अवास्तविक सौंदर्य मानक की बात करें तो लोग अक्सर क्या सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या है हमारे सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट और फिल्टर की हुई जिंदगी दिखाते हैं जिसे देखकर हमारे युवाओं में हीन भावना आती है। डिप्रेशन आता है फोमो आता है मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब दूसरों को खुश देखकर पीछे छूट जाने का डर पैदा होता है। फिर डूम स्क्रॉलिंग की बात करें डूम स्क्रॉलिंग का मतलब लगातार नकारात्मक या बुरी खबरें पढ़ते रहने से तनाव और घबराहट आती है जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। फिर फबिंग की बात करें तो जब दो लोग साथ बैठे हो एक व्यक्ति बात करने की बजाय मोबाइल चलाता रहता है इससे हमारे वास्तविक जीवन के रिश्ते कमजोर पड़ते हैं जिसे रियल लाइफ रिलेशनशिप कमजोर पड़ते हैं इसे फबिंग कहते हैं। तो ये तो हमने देखा मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। अब देखेंगे हम सामाजिक और सांस्कृतिक खतरे। क्या सामाजिक और सांस्कृतिक खतरों के बारे में बात करें तो इको चैम्बर से ध्रुवीकरण की बात करें पोलराइजेशन की तो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं जिससे हमारे समाज में कट्टरता और हमारे वैचारिक बंटवारा बढ़ता है जिससे हमारे धर्म या राजनीति के नाम पर जो लड़ाइयां हैं ये बढ़ावा मिलता है ये बढ़ावा होता है। फिर कैंसल कल्चर की बात करें तो किसी व्यक्ति की छोटी सी गलती पर इंटरनेट पर उसे बुरी तरह से जलील करना उसका बहिष्कार कर देना जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा है। फिर डिजिटल डिवाइड की बात करें जिसके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट नहीं है या जिसके पास हमारे स्मार्टफोन और इंटरनेट नहीं है वे आज के समाज में पीछे मतलब साइबर एक्सक्लूजन में छूट गए हैं। फिर निजता और सुरक्षा की बात करें किसकी निजता सुरक्षा मतलब प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो डेटा चोरी। तो कंपनी हमारा डेटा मतलब पसंद नापसंद लोकेशन इकट्ठा करके उसे बेचती है। कंपनी क्या करते हैं हमारा डेटा मतलब पसंद नापसंद लोकेशन ये सब इकट्ठा करके उसे बेचती है। जैसे हमारा कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाला हुआ था। साइबर बुलिंग की बात करते हैं अपनी पहचान छिपा कर मतलब फेक आईडी बना करके इंटरनेट पर किसी खासकर महिलाओं को या बच्चों को गाली देना या उन्हें धमकाना साइबर बुलिंग कहलाती है। फेक न्यूज की बात करें तो अफवाहें और झूठी खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती है। क्या अफवाहें और झूठी खबरें क्या होती है सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती है। जैसे हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिससे हमारे कई बार दंगे और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो जाती है किसकी वजह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से। साइबर अपराध की बात करते हैं हैकर्स के द्वारा लिंक भेजा जाता है हैकर्स के द्वारा लिंक भेज करके खाते खाली करना जिसे फिशिंग कहते हैं। अकाउंट हैक करना या फिर वायरस मेलवेयर भेजना ये हमारे क्या सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान है।
फिर राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा की बात करें, क्या राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा मतलब नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, तो इससे हमारा कट्टरतावाद मतलब रेडिकलाइजेशन भी बढ़ता है। तो आतंकवादी संगठन टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए, आतंकवादी संगठन क्या हमारे टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। साइबर युद्ध की बात करें तो दूसरे देशों के द्वारा जानबूझकर या दूसरे देशों के द्वारा जानबूझकर झूठी खबरें फैलाकर देश के अंदर चुनाव या फिर माहौल को खराब करना हमारे साइबर युद्ध के अंदर आता है। फिर बात करें पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, तो सोशल मीडिया का डेटा रखने के लिए, क्या सोशल मीडिया का डेटा रखने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं, जो क्या करते हैं भारी मात्रा में बिजली मतलब ऊर्जा की खपत करते हैं। इससे हमारे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। ये हमारा पर्यावरणीय प्रभाव है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है कि एक ओर तो दुनिया के करीब लेके आ रही है और रोजगार दे रही है, तो दूसरी ओर से मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही है। इसका हमारे सुरक्षित और संतुलित उपयोग ये हमारे वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब हम देखेंगे, ये तो हमने क्या सोशल मीडिया ओटीटी के बारे में देख लिया। अब हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियम 2021 की बात करें, तो आईटी नियम 2021 की कौन कौन सी विशेषताएं उसकी बात करें, तो भारत सरकार ने सोशल मीडिया ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाने के लिए 2021 के नियम लागू किए थे, जिसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा था हमारा कौन सा, मध्यस्थों मतलब इंटरमीडिएट या मध्यस्थों के द्वारा उचित सावधानी, इसकी बात करें तो उद्देश्य क्या हमारे सेफ हार्बर। सेफ हार्बर की बात करें आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया जैसे हमारा फेसबुक ट्विटर इनको यूजर्स के द्वारा डाली गई सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। मतलब हमारे सोशल मीडिया को इसके लिए छूट मिलती है, लेकिन ये छूट तभी मिलेगी जब उचित सावधानी बरतेंगे, मतलब ड्यू डिलिजेंस बरतेंगे, ये छूट तभी मिलेगी। बात करें इसकी शर्तों की, तो उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट बताएं कि बाल अश्लीलता, हेट स्पीच, गलत जानकारी जैसी चीजें पोस्ट ना करें। सरकारी अदालत का आदेश मिलने पर आपत्तिजनक सामग्री को 36 घंटे के भीतर भीतर हटा दिया जाना चाहिए। जांच एजेंसियों के लिए हटाए गए कंटेंट को 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। जो हटाए गए कंटेंट है उसको 90 दिनों तक सुरक्षित रखेंगे और एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करे जो हमारे 24 घंटे में शिकायत ले और 15 दिन में उसको सुलझाए। 24 घंटे में शिकायत ले 15 दिन में उसको सुलझाए। तो ये हमारा क्या था, पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा आता है हमारा कौन सा, प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थ। या प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थ की बात करें तो जिन प्लेटफॉर्म्स के 50 लाख के 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है उन पर ये नियम क्या सख्ती से लागू है। बात करें इसकी शर्त की, अतिरिक्त शर्तों की, तो इन्हें भारत में रहने वाले 3 अधिकारी नियुक्त करने होंगे, जिसमें हमारे एक तो होगा मुख्य अनुपालन अधिकारी, दूसरा नोडल अधिकारी और तीसरा शिकायती अधिकारी। तो 3 अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे जो भारत के रहने वाले और भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा यौन हिंसा के मामलों में पुलिस के कहने पे, क्या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा ये यौन हिंसा के मामलों में पुलिस के कहने पे उस संदेश को सबसे पहले भेजने वाला की पहचान बतानी होगी। सबसे पहले इस संदेश को किसने भेजा था, इसकी पहचान बतानी पड़ेगी। किन मामलों में, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या यौन हिंसा का मामला हो तब। तीसरा हिस्सा आता हमारा कौन सा, डिजिटल मीडिया और हमारे सामाजिक प्रकाशक, समाचार प्रकाशक की बात करें तो डिजिटल मीडिया समाचार प्रकाशक की बात करें तो आचार संहिता तो उम्र के आधार पर सामग्री बांटना, जैसे हमारी यूएए, तो इस तरह कैटेगरी बांटना हमने पहले देख लिया था। ओटीटी में 5 कैटेगरी होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखना और धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, इसकी बात होती है आचार संहिता की। तो त्रिस्तरीय शिकायत निवारण का ढांचा बनाया जाएगा, तो हमने पहले ही देख लिया था। पहले स्तर पर कंपनी मतलब प्रकाशक खुद 15 दिनों में शिकायत दूर करेगी। स्तर 2 पे प्रकाशकों का एसोसिएशन हमारी शिकायत सुनेगा, जो प्रकाशक है उनका हमारा एसोसिएशन शिकायत सुनेगा। और तीसरे स्तर पर हमारा एमआईबी मतलब सूचना और प्रसारण मंत्रालय की समिति अंतिम फैसला लेगी। ये हमारा डिजिटल मीडिया समाचार प्रकाशक का तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट आता हमारा कौन सा, मंत्रालय की शक्तियां। क्या मंत्रालय की शक्तियों की बात करें तो सरकार के पास आपातकालीन स्थिति में बिना किसी पूर्व नोटिस के कंटेंट को तुरंत ब्लॉक करने का अधिकार है। अब हम देखेंगे हमारे सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2026 जो बदलाव किए गए थे उनकी बात करें तो 12 फरवरी 2026 को मैती के द्वारा अधिसूचित भी और 20 फरवरी 2026 से इसको प्रभावी नए नियम मुख्य रूप से एआई डीपफेक और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए लाए गए थे। इसके लिए हमारे एआई डीपफेक और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए लाए गए थे। बात करें इसकी, इसमें पहला पार्ट आता है सामग्री हटाने की समय सीमा में भारी कटौती की गई। सामान्य अवैध सामग्री की बात करें तो अदालत या सरकार के द्वारा अवैध घोषित की गई सामग्री को इसके द्वारा सरकार या फिर अदालत के द्वारा जो सामग्री अवैध घोषित की जाती है उसको अब 24 से 36 घंटे के बजाय मात्र 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। अत्यधिक संवेदनशील सामग्री की बात करें तो बिना सहमति की नग्नता या बिना सहमति की नग्नता मतलब नॉन कंसेंसुअल न्यूडिटी और डीप फेक वीडियो इनकी रिपोर्ट मिले तो उन्हें 2 घंटे के भीतर भीतर सोशल मीडिया से हटाना पड़ेगा।
फिर सिंथेटिक सामग्री की बात करें मतलब एआई जनरेटेड कंटेंट की स्पष्ट परिभाषा इसके अंदर दी गई है। किसकी? एआई जनरेटेड कंटेंट की। तो परिभाषा क्या है इसकी? कोई भी ऐसा वीडियो या ऑडियो जिसे हमारे कंप्यूटर या एल्गोरिदम के द्वारा बनाया या बदला गया हो, वह बिल्कुल असली इंसान या असली घटना जैसा लगे, तो हमारी सिंथेटिक सामग्री कहलाती है। बात करें इसमें छूट देने की, तो हमारे स्मार्टफोन कैमरे के ब्यूटी फिल्टर मतलब मामूली टचअप इसके बाहर रखे गए ताकि आम यूजर इससे परेशान ना हो। फिर अनिवार्य लेबलिंग की बात करें, वाटर मार्किंग या डिस्क्लोजर की बात करें, तो अगर कोई तस्वीर या वीडियो एआई से बनाई गई है और तो उस पर साफ तौर पर प्रमुखता से लेबल मतलब मार्कर लगा होना चाहिए कि किस एआई से फोटो या वीडियो बनाया गया है। प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो यूजर से पूछे कि क्या उसका कंटेंट एआई से निर्मित है या नहीं है। अगर यूजर नहीं बताता और प्लेटफॉर्म को पता चलता है, तो प्लेटफॉर्म को खुद उस पर लेबल लगाना होगा, फिर उसे डिलीट करना भी पड़ सकता है। फिर बात करें सेफ हार्बर का नुकसान की बात करें, क्या सेफ हार्बर के नुकसान की बात करें, यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानबूझ के डीपफेक या एआई निर्मित भ्रामक सामग्री को फैलने देता है या फिर उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करता, तो उसे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली हुई कानूनी छूट जिसे हम सेफ हार्बर कहते हैं, वो छूट को छीन लिया जाएगा। इसका मतलब है कि गलत पोस्ट के लिए अब उसे उस कंपनी पर भी सीधा केस हो सकता है। तो राज्यों को शक्तियां दी गई उसकी बात करें, तो राज्य सरकारें अब आपत्तिजनक सामग्री को हटाने मतलब टेक डाउन के आदेश जारी करने के लिए एक से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, जिससे हमारी कार्रवाई में तेजी आए। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के जरिए हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और उनके प्रभाव, उनके बारे में काफी ज्यादा जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।